don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बेटा हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। उस सीरीज़ में हम लोग टॉपिक कर रहे थे वेक्टर एंड 3D, जिसमें हमने आपको जो है वेक्टर का पार्ट 1 और वेक्टर का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। आज हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 आज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होने वाला है वो बेटा इसके बाद वेक्टर के बाद हम जाएंगे कैलकुलस की तरफ, जो एक बहुत मेजर पार्ट है, यानी फॉर एनडीए के लिए। आपने देखा है कि इस बार कैलकुलस से करीब 25+ क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो कैलकुलस में मैं काफ़ी समय आपको देने वाला हूँ, उसमें कि इंडिविजुअल टॉपिक की मैं सीरीज़ डालूंगा जिससे आपको बेनिफिट्स मिले। आप हमारे साथ बने रहिए और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 आपके सामने है, जिसको देखिए ज़रा क्या है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -4, -6 एंड -2, 9, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपसे कह रहा है एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। बेटा हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आपके ऑप्शंस जो है वो मैच नहीं करेंगे। इसलिए क्या है, इसका प्रॉपर मेथड होना बहुत ज़रूरी है। वन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द वन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है a × x - x1 b × y - y1 और c ब्रैकेट में z - z1 = 0। ये आपकी वन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है। तो पहले पॉइंट को पास कराते हैं 0, -4, -6 से। तो x की जगह अगर हम इसमें x1 की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax। y1 की जगह अगर हम -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा b, ब्रैकेट में आ जाएगा y + 4। और बेटा इसके बाद अगर हम लोग c फिर z - z1 मतलब z + 6 = आ जाएगा आपका 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। सिमिलरली -2, 9, 3 से पास कराइए तो अब उस -2 को आप x की जगह रखिएगा तो ये हो जाएगा -2a प्लस हो जाएगा आपका, इसमें जब रखेंगे y की जगह 9 तो ये 13 हो जाएगा, तो 13b हो गया। और फिर इसके बाद z की जगह c रखेंगे तो ये हो जाएगा 9c = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमारा जो प्लेन है ये वाला, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसके साथ वो कंडीशन बनाएगा परपेंडिकुलर की, तो a - 4b - 2c = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, डिटरमिनेंट यूज़ करूँगा और जिसकी हेल्प से मैं ABC को एलिमिनेट कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए ज़रा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y + 4 और यहाँ पर आ जाएगा z + 6 आ जाएगा। नीचे पे कितना आ जाएगा -2, फिर आपका ये हो जाएगा 13 और बेटा ये हो जाएगा 9, ये हो गया 1, ये हो गया -4 - 2 = 0। अब क्या करना है, अब इसे सिर्फ मुझे एक्सपेंड करना है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा x, ये कट गया और ये कट गया तो ये हो जाएगा 13 × 26 और ये हो जाएगा प्लस का 36। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद y + 4, अगले ब्रैकेट में जाएंगे, ये कट गया और ये कट गया, हो जाएगा 4 - 9, यहाँ पर लिखेंगे 4 - 9, फिर लिखेंगे प्लस लिखने के बाद आपका ये हो जाएगा z + 6 के बाद ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 - 13 यानी 8 - 13 = 0। ये वाला कटा और ये कटा, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 - 13 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10x, यानी ये आपका 10x हो गया। वहाँ देखिए -5 बचेगा, -5 मतलब हो जाएगा 5y प्लस हो जाएगा ना, फिर आपका ये हो जाएगा 20 और 20 के बाद उधर आपका -5 बचेगा तो यानी -5z और माइनस का हो जाएगा 30 = 0। अब आप इसे चाहो तो 5 से डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि इसमें 5 कॉमन है। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका -z। और यहाँ पर जरा देखिए 30 में से 20 जाएगा तो 10 मतलब यानी कि 10 बचेगा और 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 2। तो इसलिए आपके पास आ जाएगा 2x + y - z = 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें से अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का सेशन आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC वेयर ABC आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूँ आपको। वो सेंट्रॉइड मांग रहा है इस ट्राइंगल का। जब इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई प्लेन तीनों एक्सिस को कट करता है इस तरीके से, तो ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है, और ये आपकी x एक्सिस और ये y और ये z एक्सिस।
तो ये इस पे ये कट कर रहा है, तो ये जो ट्रायंगल बना है ना ABC, उसका वो सेंट्रॉइड मांग रहा है आपसे। तो एक काम करिए, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए, 18 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 6x/18 आ जाएगा, प्लस 3y/18 आएगा, माइनस का 2z/18 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, x/3 y/ आपका आ जाएगा 6, और इसे भी इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे तो z/-9 दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता चल गया कि इसमें क्या होने वाला है, इसके कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो 3,0,0 आ जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6,0 आ जाएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 0,0,-9। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या करते हो इसमें वो निकालोगे सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड में आपको मालूम है क्या होता है, सेंट्रॉइड में फार्मूला होता है हमारा x1 + x2 + x3/3 होता है। सेंट्रॉइड में जब हम निकालते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3। तो जब x1 + x2 + x3/3 करोगे तो ये 3/3 आ जाएगा, अगले वाले में करोगे तो 6/3 आ जाएगा, अगले वाले में करोगे तो 9/3 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास 1 2 और -3 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 भी डन हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है। तो हम लोग क्या करें, DRS निकाल लें PQ के। अगर बेटा हम PQ के DRS निकालेंगे तो PQ के DRS जो आएंगे वो आएंगे 6, और 5 में से 3 गया 2, और -2 में से जाएगा तो ये हो गया -3। अब अगर आपको इसे DCs में कन्वर्ट करना है तो DCs और PQ अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके स्क्वायर का सम का जो अंडर रूट आएगा वो बेटा आ जाएगा 7। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2/7 एंड माइनस का 3/7। एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो स्क्वायर होता है ना 36 + 4 + 9, इसका जो अंडर रूट आता है उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है, DRS से हम लोग जो है DCs में पहुंच जाते हैं। DRS से हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, DRS से हम लोग DCs में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज द पॉइंट। आपसे वो क्या कह रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ से अगर इस पॉइंट P से, P कोई पॉइंट दिया है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 0, 2, और आपने क्या किया है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। ठीक है, वो कह रहा है इस परपेंडिकुलर में जो ये फुट है इसके कोऑर्डिनेट मांग रहा है आपसे, और आपको लाइन दे रहा है x + 1/3, y - 2/-2, और फिर आपको दे रखा है z + 1 में दे रखा है -1, ये आपको दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि फुट के कोऑर्डिनेट बताओ आप कि इसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर एनी पॉइंट निकालेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लाइन के ऊपर एनी पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो लाइन के ऊपर अगर मुझे एनी पॉइंट निकालना है तो हम इक्वल टू इसे r मान लेते हैं। r मानने के बाद हम XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हम इस लाइन के ऊपर अगर एनी पॉइंट निकालेंगे, यानी एनी पॉइंट m के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 3r - 1, फिर ये हो जाएगा -2r + 2, और ये हो जाएगा आपका -r - 1। ये आपके m के कोऑर्डिनेट हो गए। अब एक काम करिए, DRS निकालिए PM के। अगर हम DRS निकालेंगे PM के तो DRS ऑफ PM फार्मूला लगेगा x2 - x1, x2 - x1 मतलब 3r - 2 हो जाएगा। फिर आपका आएगा y2 - y1, यानी ये 2r + 2 आएगा। फिर आपका हो जाएगा z2 - z1, यानी कुल मिला के r - 3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसमें परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो होल्ड करेगी। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी 0 होती है। तो इसके साथ हम कंडीशन लगा देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 3 ब्रैकेट में 3r - 2, फिर कितना हो जाएगा -2 के साथ आपका आ जाएगा -2r + 2, फिर इसके बाद क्या करेंगे -1 के साथ आपका आ जाएगा -r - 3 = 0। तो अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 9r - 6, और बेटा ये हो जाएगा आपका प्लस का 4r -4 प्लस का r और प्लस का 3 = 0। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 9 4 13 14r हो जाएगा, ये 14r हो गया, और 6 4 10 उधर चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। मतलब r की वैल्यू यहाँ से आपकी हाफ आ गई। अब अगर r की वैल्यू हाफ आ गई तो मुझे m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। m हमारा ये है, यहाँ से हमें m के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। m के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 × 1/2 रखेंगे तो 3/2 -1 आएगा। इसकी जगह रखोगे आप 2 × 1/2 + 2 करोगे, और यहाँ पर रखोगे तो -½ -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2, यहाँ से आपका कट गया तो मिल गया 1, यहाँ से आपको मिल जाएगा -3/2। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा देखो बेटा, इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें उसने लेंथ भी मैंने मांग ली है आपसे, कि मैंने आपको ये बोला कि ये जो m कोऑर्डिनेट आया है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में एक्चुअल में देखिए क्वेश्चन में क्या है, उसमें मैंने आपसे लेंथ भी मांग ली है। तो लेंथ मांगने का मतलब क्वेश्चन वही है, सारी चीज़ें वही हैं। अब मैं आपसे लेंथ मांग रहा हूँ, तो p के कोऑर्डिनेट आपके क्या है 102, और आपका जो m कोऑर्डिनेट है उसको निकाल लिया मैंने 1/2, 1 और -3/2। 1/2 जो m के कोऑर्डिनेट आ गए हैं वो 1/2 और 1 और -3/2 हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करूंगा तो अपने पास आ जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आपका हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर, और फिर बेटा ये हो जाएगा 2 + 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो दिस इज 1/2, 1/2 मतलब 1/4 + 1, इसे सॉल्व करूंगा 2 2 जा 4 7 आ जाएगा, 49/4 आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो 4 के टर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 4, तो 53 और 54 हो जाएगा, 54/4 आ जाएगा। 54 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 9 × 6 और नीचे 4, तो यहाँ से आपका 9 का √3 हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और ये √6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो थे वो एक साथ क्लब करके मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मांगता है और साथ साथ आपसे लेंथ भी मांगता है। अब चलते हैं हम लोग, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इट्स लेंथ। तो लेंथ का जो है बेटा फार्मूला डायरेक्टली ही होता है। अगर आप इसमें लेंथ आपको चाहिए तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का फार्मूला होता है अंडर रूट में ये जो आपके प्रोजेक्शन आए हैं, यानी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 16 + 25, यानी ये हो जाएगा आपका √50 आ जाएगा। √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5√2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही हमारा आंसर हो गया। आया हुआ है क्वेश्चन ये 1-2 बार। चलिए आगे चलते हैं। 47 द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन 5x - 3y + 6z + 60 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कट होंगे वो पूछ रहा है, तो इसको फिर से वापस से हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा चेंज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अगर मैंने इसको 60 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, और इसको अगर मैंने 60 से डिवाइड किया तो इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 12, ये हो जाएगा आपका 20, और ये आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपके पास x/12, ये हो जाएगा y/-20, और यहाँ पर करेंगे तो z/10 = आपका आ जाएगा 1। तो इंटरसेप्ट आ रहा है 12 - 20 और 10, 12 - 20 और 10 आपका जो है वो ये वाला आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा सी, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल देन के। तो देखो ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है कि के की वैल्यू बताओ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटा क्या करेंगे, a1a2 + b1b2 + c1c2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, a1 की जगह है -3, a2 की जगह कितना है आपका, a2 की जगह है 3k, उसके बाद b1 की जगह आपका 2k है, और b2 की जगह आपका कितना है, b2 की जगह 1, और c1 की जगह कितना है आपका, c1 की जगह 2 है, और c2 की जगह है आपका -5 = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9k, प्लस का हो गया 2k, यानी ये आ जाएगा, और ये हो गया आपका -10 = 0। तो माइनस का ये हो जाएगा 7k और -10 = 0, यानी -7k = 10। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी जो k की वैल्यू, वो ज़रा देखिए क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10/7। तो k की जो वैल्यू हो गई वो बेटा हो गई -10/7। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब a1a2 + b1b2 + c1c2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द y एक्सिस। तो एक बात सुनो जरा पहले, जैसे अगर कभी भी कोई पॉइंट अगर मान लीजिए XYZ है, ठीक है, अगर आप XYZ की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अगर निकालते हो, कहाँ निकालते हो, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अगर आप x एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस होगी एक्चुअल में y² + z²। उसी तरीके से अगर आप फ्रॉम y एक्सिस निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में x² + z²। उसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, फ्रॉम z एक्सिस निकालेंगे
तो ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी आपसे क्या कह रहा है, वाई एक्सिस से मांग रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज़ कर लूँ तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो अंडर रूट में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए एक्स और जेड का स्क्वायर होता है, तो 9 + 25 यानी कि आपका आ जाएगा √34। तो √34 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखो साइड में बेटा फार्मूले भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा कमा बीटा कमा गामा बी द एंगल्स विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, और बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 - कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से देखिए 1 मिला के 3 हो गया, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर गामा। तो और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51। द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस एंड दिस लाइज इन द प्लेन। मतलब आपको बताना है कि के की क्या वैल्यू होगी, के का क्या मान होगा जिसके लिए ये लाइन इसमें लाई कर रही है। तो अगर ये लाइन इसमें लाई कर रही है तो इसका जो पासिंग पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है उसका पासिंग पॉइंट है आपका 4, 2 और के। इसका पासिंग पॉइंट क्या है, 4, 2 और के। तो 4, 2 और के क्या करेगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन को, क्योंकि जब लाइन लाई कर रही है तो ये पॉइंट भी तो लाई करेगा। तो इसको प्लेन में रख देते हैं, प्लेन में अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 2 जा, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस के बराबर 7। तो ये 2 4 जा 8, ये भी 8 हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। तो k = 7। एक छोटा सा लॉजिक जो आपको अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, अदरवाइज तो डिफिकल्ट। कि लाइन जो है इसमें लाई कर रही प्लेन के अंदर, तो लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा वो भी प्लेन के अंदर लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करा दिया। 52 नंबर, द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अगर ये दोनों लाइनें कोप्लेनर हैं तो होगा क्या कि देखिए ऐसा होता है, कोई भी दो लाइनें, अगर आप स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करो तो जो स्टैंडर्ड लाइन होती है x - x1/a1, y - y1/b1 और z - z1/c1, और इसके बाद फिर क्या होता है x - x2/a2 और y - y2/b2, और फिर क्या होता है z - z2/c2। ये लाइन जो होती है, ये लाइन जो होंगी आर कोप्लेनर। ये लाइन जो होती है कोप्लेनर कब होती है, ये लाइन हमारी कोप्लेनर तब होती है जब, ये लाइन हमारी जो है वो कोप्लेनर तब होती है जब क्या होता है, इफ इनका डिटरमिनेंट मतलब x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1 और आपका a2 b2 और c2, अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो फिर ये कोप्लेनर होंगे। तो क्वेश्चन में तो उसने बोल दिया है ना ये कोप्लेनर है, तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट हम 0 करेंगे। तो x2 - x1 इसका पासिंग पॉइंट कितना है 1, उसका पॉइंट कितना है 2, फिर इसके बाद इसका है 4, उसका कितना है 3, इसका है 5, उसका कितना है 4। a1 b1 1 1 माइनस के आ जाएगा, इसको करेंगे तो k 2 और 1। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने का मतलब -1, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखिए 1 1 1 माइनस के, और इसके बाद यहाँ पर आपका है k 2 और 1। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। इसे क्या करना है हम लोगों को, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करेंगे जब -1 से, तो ये कट गया और ये कट गया, आपका आ जाएगा 1 + 2k। उसी तरीके से आप अगला वाला लोगे तो ये कट गया और ये कट गया, यानी 1 + k² आ जाएगा। और इसी तरीके से हम अगला वाला लेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, यानी 2 - k आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। तो ये आ गया -1 - 2k, इसको करेंगे तो -1 - k², और ये हो जाएगा 2 - k दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 इस 1 से और 1 से कट गया, तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई -k² - 3k बराबर 0। इसको माइनस से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो k² + 3k बराबर 0। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आएंगी, या तो 0 और या तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा मैं रिजल्ट भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फेयर कट बाई दिस, मतलब आपको क्या करना है, एक कोई प्लेन दे रखा है, वो क्या कर रहा है कि एक स्फेयर को कट कर रहा है। एक स्फेयर है जिसको क्या कर रहा है, एक प्लेन जो है वो कट कर रहा है।
प्लेन ने मान लीजिए क्या किया, इस तरीके से इसको कट कर दिया स्फीयर को, तो हुआ क्या कि जब प्लेन ने कट किया तो इस तरीके का सर्कल टाइप का बन गया। आपको करना कुछ नहीं है, और ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपको करना ये है कि इसमें, एक मिनट, इसमें क्या करना है बेटा कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है इसका वो कह रहा है कि इसकी रेडियस बताओ क्या होगी इस वाले की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारा सर्कल बना है इसको क्या हुआ है, इसको एक प्लेन ने कट कर दिया, प्लेन ने कट किया तो इस तरीके से आ गया ये। अब जब प्लेन ने काटा तो ये है इसका सेंटर, सेंटर से इसके ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर। ये सेंटर जो है ध्यान रखना ये बाहर वाले स्फीयर का है, और ये बाहर वाले स्फीयर की रेडियस भी है, और ये जो अंदर है इसकी ये रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो ये होगी पी क्यू, यानी अपने को पी क्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा इसका निकाल लेते हैं सेंटर बाहर वाले का। तो बाहर वाले का सेंटर निकालना है तो यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा -1, वी कितना आ जाएगा, वी हो जाएगा -1, ये +1 आएगा। ये वैल्यू जो आएगी आपकी ये बेटा आ जाएगी 1। यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, वी हो गया -1, और अगर हम यहाँ से W निकालेंगे तो W इज -2। अब पता है आपको सेंटर जो होता है वो होता है -u -v -w, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1 आ जाएगा आपका 2, -1 2 आ जाएगा। अच्छा रेडियस भी निकाल लेते हैं इसकी, क्योंकि रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो रेडियस होती है बेटा वो होती है u² + v² + w² - d। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 4, और उसकी वैल्यू -19 है तो यानी +19 हो जाएगा। तो ये बन गया √25 मतलब 5। तो इसका मतलब तुमने इसकी रेडियस तो निकाल ली, रेडियस हो गई 5। अब प्रॉब्लम ये है किसी तरीके से ये मिल जाए हमको, OP डिस्टेंस मिल जाए। तो OP क्या है, OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द प्लेन। ये प्लेन है ना, ये तो प्लेन है ना, इस प्लेन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द पॉइंट, जो सेंटर है इसका सेंटर क्या है -1, 1, 2, इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, जब इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा -1, फिर आपका आ जाएगा ये 2, और फिर इसके बाद आ जाएगा 4, और ये हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाई अंडर में होता है a² + b² + c², यानी 1 + 4 + 4। अब जरा देखो 7 4 11 12 13, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 3, इसे काट दिया तो बेटा ये आ गया 4। अब आप, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये 5 है और ये 4 है तो यार ऑब्वियस है कि पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी रेडियस वो मांग रहा था काटने के बाद, उसकी रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द 2 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब विल बी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसका रिजल्ट लर्न कर लो, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि होता क्या है जब हमारा क्यूब जो ये होता है, ये वाला क्यूब होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी बड़ा काम है, तो वो उसके चक्कर में आप ना पढ़ें, रिजल्ट लर्न करें। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमेशा इस पर सीधे ही पूछ लेता है कि क्या होगा, एंगल क्या होगा इसके बीच का। ये x है, ये आपका y है, और ये है बेटा आपका z। ठीक है, इसमें टाइम ना वेस्ट करें, आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर 4 डायगोनल होते हैं। 4 डायगोनल कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपका देखो, एक डायगोनल जो होता है इसके अंदर 4 डायगोनल्स होते हैं, इसके अंदर 4 डायगोनल्स इसके अंदर होते हैं 4 डायगोनल्स। तो 4 डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं, 4 डायगोनल्स आर, एक तो होता है OP, पहला डायगोनल जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है OP। दूसरी बात, एक बात बता दूं आपको, इसका नामकरण कर देते हैं, ये आपका D हो गया, इसको आप E रख दीजिए और इसको रख दीजिए आप F। जो सेकंड डायगोनल आपका आने वाला है वो आपका होता है AF, सेकंड डायगोनल को हम बोल सकते हैं AF, एक डायगोनल आपका AF होता है, एक आपका CD होता है, एक डायगोनल जो होता है आपका CD होता है, और एक डायगोनल आपका होता है BE। ये 4 डायगोनल होते हैं, यानी एक आपका OP होगा, एक आपका होगा इधर से ज्वाइन करेंगे इधर AF, और एक आपका होगा CD, और एक होगा आपका B। ये 4 डायगोनल होते हैं। तो एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल, कोई भी 2 डायगोनल के बीच का अगर आपको एंगल चाहिए, क्योंकि क्यूब है ये, अब ये क्या है, ये आपका क्यूब है, अगर आपको निकालना है तो चलो निकाल देता हूँ मैं। अच्छा चलिए, इसमें इसकी साइड को A मान लेना। अगर इसकी साइड को A मानोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A 0 0, ये जनरल पॉइंट है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट A हो जाएंगे। इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन में है, एग्जैक्ट प्लेन में क्या होता है कि आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो अब जरा देखिए पहले, क्योंकि मैं जो 2 डायगोनल लेने हैं तो मैं उन्हीं को फोकस करता हूँ जिनकी मुझे DRS चाहिए। कोई भी 2 ले लो, मैं OP ले लेता हूँ, और एक कोई अपना दूसरा अगला डायगोनल जो है CD ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो सी डी भी तो डायगोनल है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज द, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में अगर हम जाएंगे तो एक्स वाई प्लेन में आपका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ए और 0 आ जाएगा। तो चलिए पहले डी आर एस आप अच्छा ओपी निकालिए, डी आर एस ऑफ ओपी, ओपी के अगर मैं डी आर एस निकालूंगा तो x2 माइनस x1 वाले फंडे से ए और ए आ जाएगा, ये आपके ओपी के डी आर एस हो गए। अब मैं क्या करूंगा, ओपी के डी आर एस के बाद अब मैं सी डी के डी आर एस निकालूंगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ए। अगर मैं डी आर एस ऑफ सी डी निकालूंगा, डी आर एस ऑफ सी डी, तो सी डी के बेटा डी आर एस आ जाएंगे, ये आ जाएगा ए, फिर इससे करेंगे तो x2 माइनस x1, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा माइनस ए। अब एक काम करिए, इसमें कॉस थीटा लगा दीजिए। कॉस थीटा का फार्मूला होता है a1 a2 यानी a स्क्वायर, फिर b1 b2 यानी a स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट में इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कट गया, तो ये बेटा ऊपर में आ जाएगा a स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा आपका a√3 और ये भी आपका हो जाएगा a√3, ये कट गया तो आपका 1/3 आ गया, यानी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कॉस इनवर्स 1/3। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिजल्ट याद रखो, मैंने तो कर दिया इसको, लेकिन आप अगर रिजल्ट याद करो तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, और इस डायरेक्ट पूछता है कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल, तो आप कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए पहला प्लेन आपका है 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 8, पहला प्लेन क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 8। दूसरे प्लेन को 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि प्लेन पैरेलल है तो इनके को ये इतना पार्ट सेम होना चाहिए, और इसको 8 को बेटा इस तरफ शिफ्ट कर लेना, 8 को क्या करिए आप, 8 को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा -8 बराबर 0। दूसरे वाले प्लेन को 2 से डिवाइड कर लेना, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z और प्लस में आ जाएगा 5/2 इक्वल टू 0। अब मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, फार्मूला होता है d1 माइनस d2 अपॉन में होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस बेटा होता है c स्क्वायर। तो अगर मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँ, ये पार्ट सेम होना चाहिए इतना, तभी लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। तो -8 माइनस का हो गया 5/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में तो आ जाएगा 3, इसे सॉल्व करो तो 8 दूनी 16, 16 5 21, मॉड में है 21/2 और ये हो जाएगा 3, इसे काट दें तो 7/2 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7/2, 7/2 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 और लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इमेज के ही हैं। तो देखो इमेज में मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई प्लेन दिया है ax प्लस बी वाई और प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ठीक है, और मान लीजिए आपको x1 y1 z1 से इस पॉइंट पर क्या करना है, इसकी इमेज निकालनी है। तो इमेज निकालने का शॉर्टकट होता है x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b और z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू -2 टाइम्स आपका आ जाएगा a x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ये इमेज निकालने का मैंने फार्मूला लिख दिया, और x2 y2 z2 जो है यहाँ पर वो इमेज है जो हमें निकालना है, x2 y2 z2 इसको मैंने इमेज मान लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इसमें अप्लाई करूँ तो ये दिस इज द x1 y1 z1, दिस इज x1 y1 z1, x1 y1 z1 रखने का मतलब हो जाएगा x2 माइनस 5, नीचे a की वैल्यू कितनी है 1 है, y2 माइनस y1 मतलब 4, इसकी वैल्यू कितनी है 1, फिर कितना आ जाएगा z2 माइनस z1 माइनस अगर z1 करूंगा तो z1 की वैल्यू 6 और c की वैल्यू जो है यहाँ पर है आपकी 2। अब क्या करेंगे हम लोग -2 टाइम्स, अब इसमें ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ 5 को, तो यहाँ रखोगे 5, इसकी जगह रखोगे 4, ठीक है, 5 प्लस 4 और इसकी जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा 8, -15 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। अब ऊपर जरा देखिए जरा कितना आएगा, ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। x2 माइनस x1/5, y2 माइनस 4/1 एंड z2 माइनस 6/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 4 9 9 8 17, 5 देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 8 17, 17 में से 15 जाएगा तो बचेगा 2, यानी ये हो गया -4, नीचे में आ जाएगा 6। अब जरा देखिए हमको क्या निकालना है, हमको तो x2 y2 z2 निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है x2 y2 z2। कैलकुलेशन बेटा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 15 दिया है, x की जगह हम लोग कितना रखेंगे 5 रखा है, y की जगह कितना रखेंगे हम लोग रखेंगे 4, वो भी ठीक है, और ये बेटा मिस्टेक हुई है क्योंकि 6 है ना यहाँ पे, तो 2 6 12 आएगा, वही मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
हाँ भाई, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना -2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में जब वैल्यू पुट की जाएगी तो x की जगह 5 रखना है, यहाँ पे आपको रखना है 4 और इसकी जगह रखना है 12। ये हो गया आपका 12 -15 और डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 4 ये आ जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो अब हो जाएगा 5 4 9 12 9 21, 12 9 21 की बात में अगर करूँ तो ये अब हमारा हो जाएगा, यानी ये वाला जो टर्म हो गया वो आपका हो जाएगा -2 के बाद यहाँ कितना 5 4 9 12 21 21 में से 15 का 6 बचेगा, नीचे भी 6 बचेगा, 6 6 कट गया, यानी कुल मिला के ये -2 आ गया। अब एक एक करके आप इक्वेट कर दो। अगर आप एक एक करके इक्वेट करोगे इससे तो इसकी पहली वैल्यू x2 की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। अब इसके बाद जब इसको इक्वेट करोगे तो y2 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। और जब z2 को इक्वेट करोगे तो z2 के लिए पता है क्या, ये पहले 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा यानी -4 हो जाएगा, तो 6 - 4 मतलब आपका आ जाएगा 2, तो 3 2 2 आएगा, तो 3 2 2 मतलब यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज निकालने का एक शॉर्टकट है बेटा, इसे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अभी आगे भी आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है इमेज का, तो आप उसे कर लेना। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये बेटा वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोगों ने निकाला था, तो फटाफट से इसे कर लेते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया था, तो ये क्वेश्चन में भी आप समय नहीं वेस्ट करेंगे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, ये आपका प्लेन हो गया जिसने इसको कट किया था, तो इस तरीके से एक सर्कल बन गया। और यहाँ पर देखिए ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से क्या हुआ, फिर से वही परपेंडिकुलर डाला गया, दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q। आपको क्या करना है, इसकी सबसे पहले रेडियस निकालनी। तो इसका देखिए U कितना होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में U की वैल्यू 0 है, V निकालेंगे तो V आपका -1 आएगा, और W अगर मैं निकालूंगा तो W की वैल्यू आपकी आएगी -2। तो सबसे पहले सेंटर निकालेंगे, सेंटर आपका हो जाएगा 0, 1, 2। ऑलरेडी अपनी इस पर बात हो चुकी है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0, 1, 2। ये आपका सेंटर आ गया। अब चाहिए मुझे इसकी रेडियस। अब क्या चाहिए बेटा, अब चाहिए मुझे इसकी रेडियस। तो रेडियस के लिए आपको पता है, अभी फार्मूला लिखा था मैंने, u² + v² + w² - d। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 + 1 + 4, और उधर से आप 11 इधर शिफ्ट कर लेना, तो वो -11 जब आएगा तो प्लस हो जाएगा d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब आपका 16 बन गया, 16 की जो का अंडर रूट निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस हो गई वो इस वाले सर्कल, इस वाले जो बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस निकल के आ गई बेटा, वो आ गई है आपकी 4। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, OQ किसके ऊपर डालना पड़ेगा, प्लेन के ऊपर। तो प्लेन को पहले एक तरफ शिफ्ट कर लेना, प्लेन के सारे टर्म्स जब एक तरफ शिफ्ट करोगे तो आपका बन जाएगा ये। आप इसके ऊपर स्टार्ट करिए, वही काम करिए डिस्टेंस निकालने का। तो x की जगह 0 रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, -15, और नीचे में देखिए क्या आ जाएगा, नीचे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 4, तो यानी ऊपर हो गया 6, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, 9 यानी कि आ जाएगा ऊपर 9 आएगा, और नीचे में आ जाएगा आपका 3। तो कुल मिला के ये आपका आंसर आ गया, इधर से आ गया 3, ये वाली डिस्टेंस 3 हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PQ। हमें क्या निकालना है बेटा, PQ। तो PQ निकालने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो PQ² की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16 - 9, यानी ये आ जाएगा आपका 7, इसलिए PQ जो आ जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका √7। तो √7 जो है वो इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2, 3, 5 इज वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो कह रहा है कि देन कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे अगर कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका स्फीयर है, ठीक है, अगर ये आपका कोई स्फीयर है तो इस स्फीयर में वो ये बोल रहा है कि जो डायमीटर है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज दिस। अगर वो कह रहा है कि इसके डायमीटर का एक एंड मतलब यानी 2, 3, 5, वन एंड इज दिस, एक एंड आपका ये है। अब वो कह रहा है कि इसका अदर एंड बताओ क्या होगा। तो अदर एंड के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ABC, तो सेंटर तो निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होता है, U, V, W -U, तो या ध्यान रखना इसको हाफ करने के बाद उसे फिर बदलना है। तो सेंटर आ जाएगा 3, उसका आधा करेंगे तो 6, यानी 3, 6, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1। मैंने साइन भी चेंज कर दिया बेटा। अब यहाँ से जरा देखिए कि अगर अब मुझे करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 2 + a/2। तो यहाँ से बेटा ये 6 हो जाएगा, तो 2 + a, यानी a बराबर आपका आ गया 4। तो कोऑर्डिनेट में a में 4 तो सब में ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को चेक करेंगे, तो 6 बराबर आ जाएगा 3 + b अपॉन में आ जाएगा 2। अगर मैं इसको देखूँ तो 12 बराबर हो गया 3 + b, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 9। अब देखना पड़ेगा 9 किस में है, 9 भी 2 में है, इसका मतलब तीसरा भी निकालना पड़ेगा।
1 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस सी अपॉन 2। तो ये आपका यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -3। तो सी की वैल्यू -3 सिर्फ इसी में है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हो भी रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है द टू लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी। तो पहले एक काम करिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। तो ये जो लाइन दे रखी है दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले बी को इधर भेजना पड़ेगा। जब बी को आप इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस बी और अपॉन में क्या आ जाएगा a एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा y। यानी आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस बी। एक तो तुमने इसको इक्वेट किया, अब जरा इनको इक्वेट करिए। एक तो तुमने ये बना लिया, अब दूसरे वाले को जब इक्वेट करोगे तो z माइनस डी इक्वल टू आ जाएगा सी वाई। तो z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई। तो फाइनली अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो जो हमारे पास लाइन रेडी होगी वो x माइनस बी अपॉन ए वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, z माइनस डी अपॉन सी आ जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली बेटा ये वाली लाइन भी रेडी कर लेना। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस बी डैश अपॉन में आ जाएगा a डैश इक्वल टू आ जाएगा y। और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका z माइनस डी डैश और अपॉन में आ जाएगा बेटा c डैश। अब क्या करना है, ये दोनों की दोनों लाइनें जो है वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है क्या होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, वो हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो आपको मिलेगा a डैश फिर आपका आएगा 1 प्लस c डैश बराबर में आ जाएगा 0। कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें आपको ये लिखा हो a डैश प्लस, पहला ऑप्शन है, क्योंकि जब हम 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा a डैश प्लस c डैश इक्वल टू -1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, 3, 4 इन द प्लेन x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी बेटा इस क्वेश्चन को किया है तो मुझे ज़्यादा इसमें अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज x1 y1 एंड z1। तो आप क्या करोगे, इमेज के लिए क्या बताया था, x2 माइनस x1। इमेज का मतलब समझते हैं क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन है, अब आपने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ये m है, तो इसकी जो पॉइंट गिवन है वो ये है और आपको निकालना है जो इमेज वो आपका ये पॉइंट है। तो अपने को क्या करना है, ये इमेज निकालनी है। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगेगा तो फिर आप ये निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये हो गया आपका +1, नीचे में कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1, y2 माइनस y1 करेंगे 3, नीचे कितना आ जाएगा उसकी जगह -2। फिर क्या करेंगे, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 मतलब हो जाएगा 4, नीचे तो है ही नहीं आपका, यानी z टर्म तो नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, z वाला टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 2 टाइम्स, जब हम इसमें आएंगे तो माइनस का 2 टाइम्स क्या होता है, ax1, तो यानी इस पॉइंट को इसके अंदर डालना पड़ेगा, तो -1 और फिर बेटा इसमें 3 को रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा -6, z भी नहीं है और फिर नीचे आगे तो कुछ भी नहीं है, ये आपका मॉड में रहता है। अंडरवुड में अगर हम लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, a² + b² यानी 1 प्लस आ जाएगा आपका 4। ठीक है, रूट तो आ नहीं रहा है बेटा, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि इस लाइन में x माइनस 2y आगे का टर्म तो, क्योंकि नीचे हमारे हिसाब से तो बेटा इसमें नीचे क्या हो रहा है, √5 आ रहा है और √5 जो है बेटा वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए तो यही लग रहा है कि इसमें √5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, 3, 4 इन द प्लेन x माइनस 2y बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है, क्योंकि आपके सामने ही है ना ये क्वेश्चन। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। हाँ देखो बेटा, अपने को जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक बार हम इसके कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक अगर होगी तो अभी चेक हो जाएगा। तो x1 y1 z1 की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है, -1, 3, 4, ये तो ये दिया है। अब अगर हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 मतलब 1, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1।
अब यहाँ करेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब ये हो जाएगा 3, और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा उसका कोफिशिएंट यानी कि -2। z2 माइनस z1 करेंगे तो z2 माइनस 4, और नीचे में कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट तो है ही नहीं, इक्वल टू -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें रखेंगे, जब इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे तो दिस इज -1 और ये हो जाएगा -6। नीचे बेटा रूट नहीं होता है, तो ये हो गया आपका 4, रूट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, रूट नहीं होता है। तो अब जरा देखो पहले इसमें, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं इसे ये पूरा सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 और 7 ये हो जाएगा 7 मतलब हो जाएगा 14/5 आ जाएगा। अब 14/5 से अगर हम पहला वाला आप इसको इक्वेट कर दें तो x2 + 1 बराबर 14/5, तो यहाँ से x2 की वैल्यू हो जाएगी 14/5 - 1 यानी कि आ जाएगा 9/5। तो 9/5 तो बेटा एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब आपको आगे की वैल्यू निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो इक्वेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। -2 = 14/5, तो इसे आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो y2 - 3 = हो जाएगा -28/5, और इसके बाद क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 28/5। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 या 15 यानी -13/5 आ जाएगा। तो इसमें फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका पहला ऑप्शन मैच कर गया ना, 9/5 भी आ गया, 13/5 आ गया, तो आगे की चीज़ मुझे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन था जो डन हो गया। आज की सीरीज़ जो है, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे वेक्टर की सीरीज़, वो सीरीज़ मैंने बेटा कंप्लीट कर दी। इसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चंस कराए हैं। जो फर्स्ट वाली थी उसमें 20, सेकंड में पार्ट 2 में भी 20 और पार्ट 3 में भी 20, यानी 60 क्वेश्चंस ये जो मैंने कराए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते रहते हैं, वो मैंने आपको कराए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनको थोड़ा प्रॉपर वे में करिए इन चीज़ों को, अगर करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और अब हम लोग मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, जो कैलकुलस की आपकी जो सीरीज़ होगी उसको मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको टाइम निकाल कर 1 आवर का टाइम निकालिए, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके अंदर एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इस टाइम पर बेटा बहुत क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें और अच्छे से करते रहें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.